बात करेंगे दरभंगा में ट्रेन ब्लास्ट की साजिश के बारे में, जिसमें गिरफ्तार दोनों आरोपियों को पटना लाया गया है। एनआईए की टीम दोनों को लेकर अभी पटना पहुंची है। इन दोनों को हैदराबाद से पकड़ा गया था और अब इन्हें एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। एजेंसीज के मुताबिक इनके तार पाकिस्तान से जुड़े थे। इससे पहले जब इस मामले का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो मालूम चला कि कैसे इस मामले के तार हैदराबाद तक जुड़ते हैं। पाकिस्तान से रिक्रूट तक किया गया था लोगों को, तो ऐसे में ये मामला अपने आप में गहराता हुआ। रोहित सिंह जुड़ गए इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ। रोहित, इन आरोपियों को लाया गया है पटना एनआईए कोर्ट। एनआईए आज इनकी पेशी भी कराएगी, लेकिन किस तरह की भूमिका अभी एनआईए इनकी इस पूरे मामले में देख रही है? क्या इनका रोल इस पूरे मामले में रहा है? देखिए, थोड़ी देर पहले ही ये दोनों जो आतंकवादी हैं, कथित आतंकवादी इमरान और नासिर, इनको हैदराबाद से पटना लाया गया है। पटना एयरपोर्ट से जो है एनआईए की टीम इनको लेकर निकल पड़ी है और थोड़ी ही देर में, माना जा रहा है अगले 5 से 10 मिनट में उन्हें सिविल कोर्ट लेके आया जाएगा, जहां इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर स्पेशल जो एनआईए कोर्ट है वहां पर इनकी पेशी की जाएगी। और माना जा रहा है कि एनआईए की जो टीम है वो उन्हें ट्रांजिट रिमांड पे लेगी। उसके बाद जो है उनको या तो हैदराबाद ले जाया जा सकता है या दिल्ली ले जाया जा सकता है, जहां पर आगे की तफ्तीश होगी। लेकिन जिस तरीके से हैदराबाद दरभंगा में 17 जून को दोपहर में पार्सल ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद जो जैसे जैसे कड़ियां खुलती गई हैं, उसके बाद बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि कैसे आतंकवादी जो हैं सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन को द बर्निंग ट्रेन बनाने की साजिश रच रहे थे, जिसका खुलासा हुआ है। और सिक्योरिटी एजेंसी इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या दरभंगा एयरपोर्ट भी निशाने पर था, क्योंकि ये 100 ml का जो केमिकल बम मिला जो फटा था, उसको लेकर सिक्योरिटी एजेंसी ये तफ्तीश कर रही है कि क्या दरभंगा एयरपोर्ट उसको ले जाने की साजिश थी, क्या किसी प्लेन को उड़ाने की साजिश थी। क्योंकि दरभंगा एयरपोर्ट बिल्कुल अभी नया एयरपोर्ट है, वहां पर अभी सीआईएसएफ की तैनातगी भी नहीं हुई है। बिहार पुलिस के हाथ में ही वहां की सुरक्षा है। ऐसे में वहां पे चकमा देना सुरक्षा को आसान होता। तो इन सब बिंदुओं पर जो है अभी एनआईए की टीम जांच कर रही है। लेकिन बहरहाल दोनों को लेकर अभी थोड़ी ही देर में इमरान और नासिर जो आतंकवादी हैं उनको लेकर पहुंचने वाली है एनआईए की टीम स्पेशल एनआईए कोर्ट में। साथ ही रोहित, जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी शामली में हुई है, उनकी निशानदेही पर आगे किसी तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे स्लीपर सेल्स भी होते हैं, ये एक्टिव सेल्स हैं। ऐसे में कई लोग वो भी होंगे जो इन आतंकियों से सीधे तौर पर जुड़े होंगे, लेकिन अभी एक्टिव नहीं होंगे। जी बिल्कुल, देखिए इन सब पहलुओं पर जो है एनआईए जो है अपनी जांच कर रही है, क्योंकि यूपी से तार जुड़ चुके हैं, हैदराबाद से तार जुड़े हैं, दरभंगा में जो है वो धमाका हुआ था और फिर जो एक लार्जर एक कॉन्स्पिरेसी बोलिए तो वो पाकिस्तान से भी जो है वो तार जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4-5 लोग जो हैं इसमें शामिल होंगे, इसमें और भी कई लोग हैं जो शामिल हो सकते हैं। स्लीपर सेल्स जो हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, उनको जो है पकड़ना जरूरी है। और इसीलिए इमरान और नासिर, जिनको अभी फिलहाल एनआईए की इस विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस एनआईए की टीम उन्हें रिमांड पर लेगी, ट्रांजिट रिमांड मांगेगी और फिर आगे की पूछताछ में जो है आगे खुलासा हो सकता है। क्या कश्मीर में सिख लड़की के अपहरण और जबरन धर्मांतरण की बात झूठी थी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस लड़की के धर्मांतरण की बात कही जा रही थी, उसका शपथ पत्र और निकाहनामा सामने आया है। इसमें उसने साफ कहा कि उसने अपनी मर्जी से कबूल किया है इस्लाम। आसमान सिर पर उठा लिया था। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक प्रदर्शन हुए थे। 2 सिख लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन का मामला पूरे देश में सुर्खियों में छा गया था। हमारी बच्चियां कल में 2 बच्चियां, एक मनमीत एक धनमीत, 2 बच्चियों का जबरन गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया गया। उनका निकाह पढ़ा गया और 50-50 साल के आदमी के साथ पढ़ा गया। उसके बाद कोर्ट के अंदर बच्चियों के माँ बाप तक को जाने नहीं दिया गया। हमारे नौजवानों ने जब जबरन वहां लोग इकट्ठे करके प्रोटेस्ट शुरू किया, तब रात को 10:30 बजे एक बेटी जो है कोर्ट में से निकालकर हमारे हवाले की गई, मनमीत कौर, और दूसरी बेटी को अभी भी हमारे पास नहीं दिया गया। ये जबरन निकाह किया गया है, जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है। श्रीनगर में 2 सिख लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन की कहानी में नया मोड़ आ गया है। जिन लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन की बात कही गई थी, उनमें से एक मनमीत कौर बालिका एक एफिडेविट मिला है। ये एफिडेविट
मनमीत ने 5 जून को बारामूला के जिला न्यायालय में दिया था। मनमीत ने एफिडेविट के साथ कोर्ट में निकाहनामा भी दिया था। इस एफिडेविट में मनमीत ने धर्म परिवर्तन की बात भी कबूल की है। मनमीत ने कोर्ट में अपनी सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। मनमीत के शपथ पत्र से धर्म परिवर्तन की पूरी कहानी ही पलट गई है। श्रीनगर के रैनावाड़ी की रहने वाली मनमीत का अफेयर पड़ोस में ही रहने वाले शाहिद नजीर से हो गया था। अपने शपथ पत्र में मनमीत ने जो लिखा है वो चौंकाने वाला है। मनमीत के शपथ पत्र में दर्ज है, उसने साल भर पहले ही इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। उसने शपथ पत्र में बताया है कि उसकी उम्र 19 साल है और वो जानती है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। उसने अपना नाम मनमीत कौर से बदलकर जोया रख लिया है। मनमीत उर्फ जोया के निकाहनामे में दर्ज है कि जोया और शाहिद नजीर नाम के युगल का निकाहनामा है, जिसमें 2 गवाहों के बयान भी दर्ज है। निकाहनामे में 2 लाख रुपए की मेहर बांधी गई है। इस निकाहनामे और मनमीत उर्फ जोया के शपथ पत्र से साफ है कि उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया था, अपनी पसंद के लड़के से शादी रचाई थी। लेकिन उस लड़की के साथ क्या हुआ, जरा ये भी जान लीजिए। पिछले 26 जून को मनमीत को श्रीनगर के हाईकोर्ट में पेश होना था, लेकिन इससे पहले सिख संगठन उसे अपने साथ पुलवामा लेते गए। पुलवामा में शादी मर्द के गुरुद्वारे में मनमीत की शादी सुखप्रीत नाम के एक सिख युवक से करवा दी गई। इस मामले में मनमीत के शपथ पत्र और निकाहनामा आने के बाद से सवाल ये खड़ा हो रहा है कि उनकी इन 2 शादियों में से कौन सी शादी सही मानी जाएगी। उसका निकाहनामा सही माना जाएगा या फिर गुरुद्वारे में उसकी शादी, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक जब तक शादीशुदा औरत का तलाक ना हो जाए तब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो सकती। श्रीनगर के रैनावाड़ी इलाके की रहने वाली मनमीत ने शादी शाहिद नजीर से की थी। शाहिद नजीर शादी के बाद हिरासत में हैं, जबकि मनमीत की दूसरी शादी कश्मीर में ही रचाई गई और उसके तुरंत बाद वो दिल्ली जा पहुंची। अब सवाल खड़ा ये होता है कि अगर एक तरफ से वो दस्तावेज सामने आए हैं जिसमें अपनी रजामंदी से एफिडेविट मनमीत ने श्रीनगर के कोर्ट में दिया है और निकाहनामे पर दस्तखत किए हैं, वो सही है या फिर जो सिख संगठनों की तरफ से मनमीत की शादी श्रीनगर के गुरुद्वारे में हुई वो सही है। सवाल ये भी है कि इस निकाहनामे और हलफनामे में कितनी सच्चाई है। ये कागजात सच्चे हैं या झूठे, लड़की का दावा सच्चा है या झूठा, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल तो शाहिद नजीर पुलिस की हिरासत में है और मनमीत सिख युवक सुखप्रीत से शादी के बाद दिल्ली में। फिलहाल इतना तो साफ है कि जिस अंदाज से पुलिस की तरफ से परिवारों पर दबाव बढ़ रहा है, उस बीच कोई भी व्यक्ति इस पूरे मामले पर बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन शाहिद नजीर के वकील ने यह साफ कर दिया कि उन्होंने श्रीनगर के कोर्ट में अर्जी दी है ताकि शाहिद नजीर को बेल मिले, जिसकी गुंजाइश फिलहाल आज पूरी तो नहीं हुई, लेकिन सोमवार को उम्मीद जताई जा रही है। तारिक लोन और रऊफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 2 साल में सब बक्से में बंद पड़े महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले का जिन्न बाहर आया है। ईडी ने एक शुगर मिल अटैच की है। ईडी का कहना है कि अजीत पवार के महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक रहते इस मिल को मार्केट वैल्यू से काफी कम पर 65.75 करोड़ में नीलाम किया गया था। ईडी ने महाराष्ट्र के सातारा स्थित इस जरंदेश्वर शुगर मिल को आज सीज किया है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने सितंबर 2019 में महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में अजीत पवार और 70 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। साल 2020 में सबूत के अभाव में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, मगर ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट का विरोध किया और केस की जांच जारी रखी और आज जाकर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में ईडी ने पहला एक्शन लिया। ईडी के मुताबिक जरंदेश्वर शुगर मिल को अजित पवार और उनकी पत्नी कंट्रोल करते हैं। दादा, ईडी जरंडेश्वर कारखान्याची जप्ती केली, मला काहीच माहित जप्तीचे अशी बातम्या चालतात की जप्त केलं, मला काहीच माहित नाही। तुमच्या देखतच मी नाशिक वरून आता आलो। इस घोटाले के सामने आने की कहानी शुरू होती है एक पीआईएल से। 4 लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की थी, जिसमें आरोप लगाए गए कि महाराष्ट्र में शुगर मिलें जब महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का करोड़ों का कर्जा नहीं चुका पाती है तो बैंक उनकी नीलामी करता है। इस नीलामी में नियम कानून ताक पर रख दिए जाते हैं और बैंक के डायरेक्टर ही औने पौने दामों में मिलों को खरीद लेते हैं या फिर अपने रिश्तेदारों से खरीदवा लेते हैं।
बैंक के डायरेक्टरों के पद पर बड़े नेता होते हैं। अजीत पवार भी इसी बैंक में डायरेक्टर थे। तब बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पर मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने इस केस की जांच शुरू की। ईडी ने मनी ट्रेल ढूंढ निकाला है। एक कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री खरीदने के लिए 20 करोड़ रुपया जय एग्रोटेक से आया था। जय एग्रोटेक की मालिक अजीत दादा पवार और उनकी वाइफ मिसेस सुनेत्रा पवार थे, और जो फैक्ट्री चलाते हैं तो उनके जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर राजेंद्र घाटगे अजीत दादा पवार के मौसेले भाई है। अभी ईडी ने जिस मिल को सीज किया है, जांच के मुताबिक 2010 में उसकी नीलामी हुई थी। जरंदेश्वर एसएस को एक गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने खरीदा था। सौदे के बाद इसे जरंदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दे दिया गया, जो फिलहाल इसे ऑपरेट कर रही है। जरंदेश्वर एसएसके को खरीदने के लिए जरंदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड ने जो खर्चा किया था, वो रुपए उसके खाते में स्पार्कलिंग सॉइल प्राइवेट लिमिटेड से आए थे। ये कंपनी अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा अजित पवार से जुड़ी है। जांच से खुलासा हुआ है कि गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक डमी कंपनी है, जिसे एसएसके को खरीदने में इस्तेमाल किया गया था। अजीत पवार की ही तरह बहुत से अन्य ऐसे नेता हैं जो कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर के पद पर थे। बहुत सी अन्य चीनी मिलें हैं जिन्हें इसी तरीके से नीलाम किया गया और इन्हीं नेताओं के रिश्तेदारों ने सस्ते दामों पर खरीद लिया। सूत्रों की माने तो इन सारे नेताओं पर भी बहुत ही जल्द ईडी कार्रवाई कर सकती है और अन्य चीनी मिलें भी सीज हो सकती हैं, उन्हें भी ईडी अटैच कर सकती है। कैमरा पर्सन किरण सबकाल के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के घर देर रात कल लखनऊ पुलिस पहुंची और नया बवाल खड़ा हो गया। दरअसल मुनव्वर राणा के परिवार वालों ने पुलिस की जाती से बताया। उधर पुलिस सूत्रों से खबर मिल रही है कि पुलिस टीम मुनव्वर राणा के बेटे के खिलाफ रायबरेली में दर्ज एक मामले की जांच करने पहुंची थी। ये मामला परिवार के संपत्ति विवाद को लेकर है। आप हमारे घर के अंदर आएंगे, आप लिखित में कुछ दिखा दीजिए। अरेस्ट वारंट होता है, सर्च वारंट। आधी रात का वक्त, लेडी कांस्टेबल, शायर मुनव्वर राणा का घर, लखनऊ पुलिस की दबिश। कोई भी कैसे भी लेटा हो सकता है, किसी के घर में कुछ भी हो रहा होता है, आप अंदर चलते चले आ। शायर की बिटिया की अपनी फरियाद। हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। शायर मुनव्वर राणा के अपने सवाल। वारंट है, कुछ है, कागज है, कुछ वो नहीं, कुछ नहीं, आपसे मतलब नहीं, आप हटिए। आखिर आधी रात को शायर मुनव्वर राणा के घर क्यों पहुंची थी लखनऊ पुलिस? क्यों ये हंगामा हुआ? क्यों ये बवाल मचा? पूरी कहानी तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले यहाँ का हाल देखिए। पुलिस टीम घर में खड़ी है और मुनव्वर राणा का परिवार सर्च वारंट मांग रहा है। रात में आप हमारे घर के अंदर आएंगे, आप लिखित में कुछ दिखा दीजिए। अरेस्ट वारंट होता है, सर्च वारंट, कुछ आप दिखाइए। हर जगह सब वारंट जरूरी है। तो सर आप हमें कुछ तो दिखाएंगे कि आप रात में हमारे घर आ रहे इतनी। किसने आपको परमिशन दिया? मुनव्वर राणा के परिवार का आरोप है कि कल आधी रात को यूपी पुलिस बगैर किसी वारंट के उनके घर पहुंच गई। मुनव्वर राणा को घर के बाहर बिठा दिया गया और पुलिस घर के भीतर तलाशी लेती रही। परिवार के कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया, जिसमें घर के लोग पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। रात में आप हमारे घर के अंदर आएंगे, आप लिखित में कुछ दिखा दीजिए। अरेस्ट वारंट होता है, सर्च वारंट, कुछ आप दिखाइए। हर जगह सब वारंट जरूरी है। तो सर आप हमें कुछ तो दिखाएंगे कि आप रात में हमारे घर आ रहे इतनी। कुछ भी नहीं दिखाएंगे। लेडी कांस्टेबल, नाम और नंबर चाहिए, हम बता रहे हैं। नाम मत समझिए। हमारे घर में कोई मेल नहीं है, तो ये खत्म हो गया क्या? आपको थोड़ा से आप हमारी भी बात सुनें। नहीं, हमें कोई आप सर क्रिमिनल वाली बात कर रहे हैं। आप ऐसा शो कर रहे हैं कि हम क्रिमिनल हैं। कोई क्रिमिनल आप एक कोई देखिए तरह से ऐसे कर रहे हैं। आप वारंट होता है, सर्च वारंट, कुछ आप दिखाइए। मुनव्वर राणा की बेटी फौजिया के मुताबिक पुलिस उनकी 16 साल की बेटी का मोबाइल फोन अपने साथ ले गई। फौजिया ने एक वीडियो जारी कर रात की पूरी घटना बताई है। हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। मेरे बीमार पापा को परेशान किया जा रहा है। ये प्रशासन बदला ले रही है मेरे पापा से, और हम लोगों को इस तरह से परेशान किया। मेरी माँ बहुत पर्दे नशीन खातून है, इस तरह से पूरी फोर्स मेरे घर में घुस गई, बेडरूम तक चली गई।
उधर मुनव्वर राणा ने भी पुलिस पर गुंडई का आरोप लगाया है। जंगल में लाश पड़ी मिलेगी बिकरू कांड की तरह, इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? आपके पास कोई वारंट है, कुछ है, कागज है, कुछ वो नहीं, कुछ नहीं, आपसे मतलब नहीं, आप हटिए। मैंने कहा मैं कैसे हट जाऊंगा भाई, वो मेरी औलाद है, आप बताइए उसका कोई क्राइम है, कोई आप नोटिस लाए हैं, कुछ लाए हैं? कुछ नहीं, कोई नहीं। सफेद गुंडागर्दी पूरे घर में, इधर उधर पूरा रास्ते रोक दिए, ना मीडिया को आने दिया, ना वकीलों को आने दिया, सरासर गुंडागर्दी है साहब। ये तो मुनव्वर राणा इस बिकरू कांड। लेकिन ये मामला सिर्फ उतना ही नहीं जितना मुनव्वर राणा और उनके परिवार वाले बता रहे हैं। लखनऊ पुलिस की माने तो वो राणा के बेटे तबरेज की तलाशी में आई थी, जिस पर साजिश रचने का आरोप है। लखनऊ से सत्यम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पुलिस की माने तो दरअसल मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज के खिलाफ रायबरेली में एक एफआईआर दर्ज हुई है। तबरेज की तरफ से भी एक एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस इन्हीं मामलों की तफ्तीश में उनके घर पहुंची थी। पुलिस को यह भी लग रहा है कि तबरेज ने खुद पर हमले की झूठी कहानी बनाई और सिर्फ फंसाने के लिए। हालांकि तबरेज ने इस पर क्या कहा, सुनिए। आई वॉज अबाउट टू गो लखनऊ, तो मैंने यहाँ ये जो भी पेट्रोल पंप है, मैंने यहाँ गाड़ी रोकी और बस टर्न की कि मैं फ्यूल भरा लूँ। तो जैसी गाड़ी मैंने टर्न की, वो दो लोग थे, वो सामने से आए और वो चेहरा वो रैप किए हुए थे। और इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, वो मतलब लाइक विद इन अ सेकेंड दे स्टार्टेड फायरिंग। गोली चलाई उन्होंने, 2 गोली चलाई और मैं नीचे ऐसे हल्का सा बेंड होते हुए गाड़ी मोड़ ली, जो मैं कर पाया ऑल ऑफ अ सडन। उसके बाद वो लोग बस जैसे ही मुड़े, 1 सेकंड का उन्होंने होल्ड लिया होगा। तो थैंकफुली मेरे पास भी वेपन था। मैं जैसी जितनी देर में उतरा तो वो रॉन्ग साइड से चले गए बाइक लेके। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज पुलिस अब तफ्तीश में इस्तेमाल में ला रही है। जो तबरेज ने आरोप लगाए हैं कि उस पर फायरिंग की गई, लेकिन पुलिस का वर्जन कुछ और है। अब से कुछ ही देर बाद ये कहा जा रहा है कि पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले की तह तक जा सकती है। स्केच के जरिए हम आपको घटना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तबरेज ने भी अपनी जुबानी ये बताया है कि उस दिन क्या कुछ हुआ था। हवा में फायरिंग की गई, उस पर भी फायरिंग की गई, उसे निशाना बनाया गया, लेकिन पुलिस के मुताबिक मामला कुछ और ही है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्र सरकार कह रही है वैक्सीन की कोई किल्लत नहीं, राज्य सरकारें कह रही हैं वैक्सीन का कोई संकट नहीं, लेकिन वैक्सीन सेंटर की तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक टीका सेंटर पर वैक्सीन को लेकर लूट मच गई। टीके से दोगुना टीका लगवाने वाले पहुंच गए और फिर सेंटर पर जंग जैसे हालात हो गए। ये मारामारी टीके को लेकर है। इधर टीका सेंटर का शटर उठा, उधर संग्राम शुरू हो गया। एक अदद डोज की तलाश में फर्राटा दौड़ शुरू हो गई। कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, गिरने पड़ने की परवाह ही नहीं रही। ये मध्य प्रदेश का हाल है। एक दिन के टीकाकरण का उत्सव मनाकर रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीन का दावा ठोककर शिवराज सरकार शयन मुद्रा में आ गई है और जनता को यूं जंग करने पर छोड़ दिया है। इस टीका केंद्र की कहानी हम आपको बताएं, इससे पहले जरा मध्य प्रदेश सरकार के कुछ दावे फिर से सुन लीजिए। जब केंद्र सरकार ने मुफ्त टीके का ऐलान किया था तो अभियान के पहले दिन मध्य प्रदेश नंबर 1 पर रहा था। उस एक दिवसीय कार्यक्रम को कामयाबी बताकर मध्य प्रदेश सरकार गदगद हो रही थी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए और बचने के लिए संजीवनी है वैक्सीन, और ये वैक्सीन उपलब्ध कराई है नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने इस अभियान को अपने हाथ में लिया, इसलिए हम ये अभियान अपने हाथ में ले पा रहे हैं।
कि सबको आज से 21 जून से 18 साल से ऊपर के नौजवानों को भी निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी और वो डोजेज उपलब्ध करा रहे हैं, उनको बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में हमारा संकल्प है कि तीसरी लहर के पहले मैक्सिमम जनता को हम वैक्सीन लगा के सुरक्षित कर दें। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमने वैक्सीनेशन को लेकर रिकॉर्ड बनाया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वैक्सीन का मुफ्त का में जो उपहार हमें दिया है उसको मध्य प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया है। आज मध्य प्रदेश में हम 2 करोड़ वैक्सीन लगाने वाले प्रदेश बन गए। आज हम 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये 21 जून का गुणगान है और 10 दिन बाद का ये हाल देखिए। इस केंद्र को 250 टीके दिए गए हैं और 500 की भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर तो वही होना था जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। आज सुबह हुआ यूं कि लोधी खेड़ा में करीब 350-400 लोग एकत्रित थे वैक्सीनेशन के इंतजार में, और वहां हमें 250 डोज मिले थे। जैसे ही वैक्सीनेशन के लिए शटर खोला गया तो लोग एकदम से पहले नंबर पे आने के नाम पे कूद पड़े। मध्य प्रदेश में मुफ्त टीके का अभियान जिस जोश के साथ शुरू हुआ था उसका दम 10 दिन में ही फूलता दिख रहा है। 21 जून को 16,95,000 टीके लगे। 1 जुलाई को यह आंकड़ा 9,52,282 पर अटका रहा। फिर मध्य प्रदेश के अंदर वैक्सीन के पते नहीं है। इंदौर, भोपाल जितने बड़े शहर हैं वहाँ 3-3 दिन से वैक्सीन नहीं है। बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर मंगलवार, बुधवार को कोई सत्र आयोजित नहीं होगा। तमाम टीका केंद्र बंद हो चुके हैं। सब दूर बोर्ड लग चुका है। वैक्सीन की कमी के कारण टीका केंद्र बंद है। एक दिन अभियान, एक दिन रिकॉर्ड और बाकी दिन फिसड्डी, जीरो। ये स्थिति मध्य प्रदेश की। इवेंट के रूप में एक दिन वैक्सीनेशन बढ़ चढ़कर लगाई जाती है ताकि रिकॉर्ड बन सके, उसकी पब्लिसिटी ली जा सके और उसका श्रेय लिया जा सके, और अगले दिन वैक्सीन गायब हो जाती है। ये छिंदवाड़ा की तस्वीरें हैं। वही छिंदवाड़ा जो कि कमलनाथ का भी इलाका है, लेकिन बड़े नेताओं के नाम का ठप्पा यहाँ के हालात नहीं बदल पाया है। ये तस्वीरें सबूत हैं कि सबको टीके की राह में अब भी कई रोड़े हैं। भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। गर्म हवाओं ने लोगों का जीना भी दूभर कर दिया है। अगले 36 से 48 घंटे तक तापमान इसी तरीके से रहेगा और लूएं चलती रहेंगी। दस से ज्यादा शहरों में तापमान 44 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। दुकानदार है, चाहे वो रोजमर्रा के जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए सड़क पर निकलना मुश्किल हो रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं कल दिल्ली के उन 4 वेदर स्टेशंस का हाल जहां पारा 44 और 45 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर। जुलाई में मई जून का कहर। तस्वीरें गवाह हैं। सुबह सुबह दिल्ली में हीट वेव से कर्फ्यू के हालात है। कनॉट प्लेस की सड़कें सूनी हैं। सुबह के सूरज में दोपहर जैसी भयंकर तपिश है। दिल्ली में गर्मी ने 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुरुवार को दिल्ली का तापमान 43.1 डिग्री दर्ज किया गया। जुलाई 2012 के बाद ये पारे की सबसे ऊंची छलांग है। वहीं तंदूर बनी दिल्ली को जल्द राहत के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने साफ कह दिया है 7 जुलाई से पहले मॉनसून की संभावना नहीं है। इंडिया गेट की आज की तस्वीरें देखिए। आमतौर पर यहाँ सुबह के वक्त वर्जिश करने वालों की भीड़ रहती है, मगर गर्म हवा को देखते हुए लोगों की यहाँ आने की हिम्मत तक नहीं पड़ी। राष्ट्रपति भवन की ओर जाने वाली सड़क जैसे दहक रही है। सड़क से लेकर आसमान तक ऐसी लहर चल रही है मानो दिल्ली तंदूर की भट्टी बन गई है। राजधानी दिल्ली इन दिनों चिलचिलाती गर्मी से
जूझ रही है। दिल्ली में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके साथ साथ गर्म हवाओं ने लोगों का जीना भी दूभर कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद है कनॉट प्लेस में। तस्वीरें आपको सुबह के वक्त की दिखाएंगे, जहां अमूमन सुबह के वक्त काफ़ी भीड़ जो है वो मॉर्निंग वॉक पर नज़र आती है, लेकिन वीकेंड होने के साथ साथ गर्मी का पारा जिस तरीके से बढ़ रहा है, लोग भी सुबह मॉर्निंग वॉक से बचते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में ही नहीं, गर्मी ने कनाडा और अमेरिका को भी झुलसा रखा है। कनाडा के लिटन शहर में पारा 50 डिग्री के पार पहुंच गया। वहीं जंगल की आग उसे 50 के पार ले जाने पर तुली है। दिल्ली में गर्मी ने 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ा तो कनाडा की गर्मी ने 90 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली गर्मी से झुलस रही है। दोपहर की बात छोड़िए, रात और सुबह में भी लू चल रही है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने दिल्ली में हीट वेव का ऐलान कर दिया है। तप रही है देश की राजधानी दिल्ली। पारा लगातार 40 डिग्री के पार चढ़ा हुआ है। न दिन में चैन न रात में आराम, बस हाय गर्मी, उफ गर्मी, मार डालेगी ये गर्मी। ये वो वक्त है जब दिल्ली में मानसून की झमाझम बरसात होनी चाहिए थी, लेकिन इस समय आसमान से बारिश की बूंदें नहीं, सूरज से आग बरस रही है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि दिल्ली एनसीआर में दिन भर गर्म हवाओं और चिलचिलाती गर्मी से जान हलक में फंसी तो रहती ही है, रात में भी तापमान राहत नहीं दे रहा। जी हाँ, दिक्कत यह है कि सूरज ढलने के बाद भी तपिश इतनी कि पंखा कूलर सब बेअसर। अगर बिजली चली गई तो एसी भी बेकार। हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि रात के अंधेरे में चढ़ते पारे का गर्म खेल। दिल्ली में 29 जून को रात का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 30 जून को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 31.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, यानी एक दिन में 2 डिग्री से ज्यादा का इजाफा। पारा का आंकड़ा साफ बता रहा है कि रात में भी गर्मी से लोगों को छटपटाहट हो रही है। दिल्ली में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके साथ साथ गर्म हवाओं ने लोगों का जीना भी दूभर कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद है कनॉट प्लेस में। तस्वीरें आपको सुबह के वक्त की दिखाएंगे, जहां अमूमन सुबह के वक्त काफ़ी भीड़ जो है वो मॉर्निंग वॉक पर नज़र आती है, लेकिन वीकेंड होने के साथ साथ गर्मी का पारा जिस तरीके से बढ़ रहा है, लोग भी सुबह मॉर्निंग वॉक से बचते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि सुबह के वक्त दिल्ली का जो तापमान है वो 34 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया है, लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली वासियों को इस चिलचिलाती गर्मी और जो लू है उससे फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम वैज्ञानिक भी बताते हैं कि जब न्यूनतम तापमान 30 डिग्री से ऊपर चला जाए तो रात में भी हालत बेहद गर्म और परेशान करने वाले होते हैं। दिल्ली एनसीआर में दिन में भी पारा पिछले 5 दिनों से लगातार 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। 27 जून को दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा। 28 जून को 1 डिग्री बढ़कर 41 डिग्री। 29 जून को और ऊपर चढ़ा पारा 43 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा, तो 30 जून को 43.5 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ महीने का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड हुआ। 1 जुलाई को दिल्ली के रिज इलाके में तो तापमान 43.9 डिग्री दर्ज हुआ, जो जुलाई के महीने का एक रिकॉर्ड है। दिल्ली में मौसम विभाग ने हीट वेव की घोषणा कर दी है। ऐसे परेशान करने वाले हालात तब बनते हैं जब किसी शहर या इलाके में अधिकतम तापमान लगातार 40 डिग्री से अधिक हो, जब तापमान सामान्य से कम 4.5 डिग्री ज्यादा हो। जी हाँ, और ये सभी परिस्थितियां दिल्ली में मौजूद हैं और राजधानी में 24 घंटे का समय चक्र पसीना बहाते बीत रहा है। सुबह भी गर्मी, दोपहर में भी हाय तौबा, रात में भी बेचैनी, आंख खुलते ही गर्म हवा के थपेड़ों से सामना। बीते 2 दिनों के लिए दिल्ली में मौसम विभाग ने हीट वेव का येलो अलर्ट भी जारी किया था। बुरी खबर यह है कि अगले 4 से 5 दिनों के बाद ही दिल्ली में मानसून की बारिश के दर्शन की संभावना है। मतलब राहत भरे थोड़े ठंडे दिनों का इंतजार अभी लंबा चलेगा। दिल्ली से सुशांत मेहरा और अनिशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।